अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोहसिन मोहल्ला। ये एक शख्स की कहानी है जिसका नाम है मास्टर इलियास, जो कि एक मोहल्ले के अंदर किराए की कोठरी में रहता था। बहुत ही सादा इंसान, नर्म दिल इंसान था। लोग इसकी बहुत इज्जत किया करते थे, उसको आते जाते सलाम किया करते थे। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मोहल्ले के बच्चों को गिनती वगैरह, पहाड़े वगैरह सिखाता था। साथ ही साथ वो कुछ साइड बिजनेस भी किया करता था। लेकिन ये बात मोहल्ले के लोगों को नहीं पता थी कि वो क्या साइड बिजनेस किया करता था। लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। वो मतलब गरीब इंसान था। क्योंकि वो किराए की कोठरी में रहता था तो उसने 6 महीने से अपना किराया नहीं दिया था। उसके मालिक मकान ने उसे 3 दिन का टाइम दिया था कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सामान फेंक दूंगा। क्योंकि मास्टर इलियास के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने 3 दिन के बाद उसके मालिक मकान ने उसका जो है सामान घर से बाहर फेंक दिया। फिर वो ट्रांसफार्मर के जाके नीचे रहने लग गए। अब क्योंकि मास्टर फिर उसके बाद मास्टर इलियास ने अपने मोहल्ले के तमाम लोगों से मदद मांगी। नाई, कसाई, हलवाई, मास्टर साहब या किसी डॉक्टर, हर बंदे से जो है वो क्या कहते हैं 200 रुपए या 150 रुपए की जो है वो कर्ज के लिए बोला कि मुझे आप दे दें। लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं दिया। सब उनको अहमक समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे। किसी ने भी उनको उधार नहीं दिया। सब ने उनसे माजरत कर ली। फिर कुछ दिन बाद मास्टर साहब जो ट्रांसफार्मर के नीचे रह रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। और फिर बाद में जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला उनके जो है वो नमूनिया है। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपना इलाज नहीं कर पाए और कुछ टाइम बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो मोहल्ले वाले आए, उनको बहुत सदमा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दुख हुआ। और उन्होंने मिलकर जो है वो पैसे जमा किए मास्टर साहब की कब्र के लिए या कफन दफन के लिए, और टोटल 811 पैसे रुपए जमा किए। ये एक खुलासा था इस पूरे चैप्टर में। अब मैं आपको जो है वो चैप्टर को पढ़ के बताती हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझाती हूँ। किसी को ठीक से मालूम नहीं कि मास्टर इलियास कब इस मोहल्ले में आया था और कब उसने एक कोठरी किराए पर ली थी। लेकिन इस बात का हर एक को इल्म था कि मास्टर इलियास महाजिर और उसका ताल्लुक अम्बाले के किसी इलाके से, क्योंकि वो बोली ही ऐसी बोलता था जो अम्बाले पटियाले में बोली जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि किसी को भी नहीं पता था कि मास्टर साहब जो है वो कब से इस मोहल्ले में रह रहे हैं और कब उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली थी। लेकिन इस बात का हर किसी को पता था कि मास्टर इलियास महाजिर हैं, यानी वो किसी जगह से हिजरत करके आए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत करना कहते हैं। तो मास्टर साहब जो है वो महाजिर थे और उनका ताल्लुक अम्बाले से था। ये कैसे पता चला? क्योंकि वो ऐसी बोली बोलते थे जो कि अम्बाले और पटियाले में बोली जाती थी। ये हरियाणा के शहर हैं जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। तो क्योंकि वो ऐसी बोली बोलते थे, लोगों को लगता था कि वो अम्बाले से ताल्लुक रखते हैं। मास्टर इलियास की किराए की कोठरी में रहता था। उसके पास मोहल्ले के लड़के गिनती सीखने, पहाड़े कहने और तख्ती लिखने के लिए आ जाते थे। इसके पास दोड़ला का बटेर और एक असील मुर्गा था। बटेर तो पिंजरों में रहने बंद रहते थे, लेकिन असील मुर्गा उसको कोठरी के दरवाजे से जरा दूर खड़ा रहता था। मास्टर इलियास ने मुर्गी की एक टांग में पीतल के छिल्ला डालकर उससे मजबूत डोर बांध रखी थी और इस डोर का दूसरा सिरा अपनी कोठरी की दहलीज में मेघ ठोकर उससे बांध रखा था। यहाँ बताया जा रहा है कि मास्टर साहब जो है वो कोठरी में रहते थे, किराए की कोठरी में रहते थे, और मोहल्ले के लड़के उनके पास गिनती सीखने, पहाड़े कहने यानी टेबल्स पढ़ने और तख्ती लिखने, पुराने ज़माने जैसे अभी हम कागज़ के टुकड़ों पे लिखते हैं, कागज़ पे लिखते हैं, बच्चों को समझाते हैं, वहाँ पहले पुराने ज़माने में तख्ती पे लिखा करता था, तख्ती पे बच्चों को सिखाते थे। उनके पास एक बटेर था और एक असील मुर्गा था। असील मुर्गा वो मुर्गा होता है जो बहुत ही ताकतवर मुर्गा होता है, एक किस्म में मुर्गों की। बटेर को वो पिंजरों के अंदर बंद रखते थे, लेकिन जो असील मुर्गा होता था वो कोठरी के दरवाजे से हमारे पास खड़ा रहता था। उन्होंने क्या किया था, उसकी टांग में पीतल का छल्ला डाला हुआ था जिसको जोर से मजबूत डोर बांध रखी थी। और उस डोर को कहाँ उन्होंने बांधा हुआ था? कोठरी की दहलीज में उन्होंने एक जो कील ठोक कर वहां से बांध रखा था। इस वजह से वो दरवाजे से जरा दूर खड़ा रहता था। दरवाजे पे उन्होंने कील बांधकर उसको ठोक कर उससे एक मजबूत डोर बांध रखी थी, लेकिन वो जो खड़ा रहता वो था वो जो है वो कोठरी के दरवाजे से थोड़ा जरा दूर खड़ा रहता था।
मोहसिन मोहल्ला के सभी लोग मास्टर इलियास की इज्जत करते थे और उसको अस्सलाम वालेकुम कहकर उसके दरवाजे के आगे से गुजरते थे। मास्टर जी कुछ और काम भी करते थे लेकिन किसी को इसका इल्म नहीं था। शायद वो सब्जी मंडी में मुंशीगिरी करते थे या किसी दूर के मोहल्ले में फेरी लगाते थे या किसी कारखाने में रंगो रोगन की दहाड़ी करते थे। कोई इस बात की बाबत अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन इतना सबको मालूम था कि मास्टर इलियास की गुजर बसर जरा तंगी तुर्शी से ही होती थी। यहाँ बात बताई जा रही है कि मास्टर इलियास से सब बहुत इज्जत करते थे। आते जाते सब उनको सलाम करते थे। मास्टर इलियास कुछ और काम भी करते थे जिसका लोगों को नहीं पता था। या वो सब्जी मंडी में मुंशीगिरी यानी जो है वो हिसाब किताब का काम करते थे, या किसी मोहल्ले में फेरी लगाते थे यानी किसी चीज की मतलब ठेला लगाना, फेरी लगाना, या किसी कारखाने में जो है वो रंग वगैरह का काम करते थे दिहाड़ी बेस पे, यानी दिन भर का जो है एक आपको अमाउंट मिलती है वो वाली। ये इसकी बाबत अच्छी तरह से नहीं जानता था, यानी कोई इस बात को अच्छी तरीके से नहीं जानता था, लेकिन सबको इतना पता था कि जो मास्टर इलियास की जिंदगी है वो बहुत ही मुश्किल थी। बहुत ही उनकी बहुत आमदनी उनकी कम थी। उनका जिंदगी का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल था। दरअसल मास्टर साहब सीधे साधे आदमी थे और उनको जमाने के साथ चलने का ढंग नहीं आता था। कुछ तो इनकी शक्ल ही से ऐसी थी कि उसे देखकर लोगों के दिल में मोहब्बत या हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं होता था, और कुछ उनकी गुफ्तगू इस अंदाज की होती थी कि किसी को इस पर यकीन नहीं आता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मास्टर साहब बहुत ही सीधे आदमी थे। उनको जमाने के साथ चलने का तरीका नहीं आता था। कुछ लोग उनकी शक्ल देखकर उनसे मोहब्बत या हमदर्दी नहीं करते थे, और कुछ उनकी गुफ्तगू की वजह से लोगों को उन पर यकीन नहीं आता था। अब उनकी गुफ्तगू कैसी होती थी कि क्यों उनको यकीन नहीं आता था। वो झूठ नहीं बोलते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे, मुबालगा से काम लेते थे, शेखी नहीं पढ़ते थे, किसी को खौफजदा नहीं करते थे। इसी वजह से किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं आता था। क्या बता रहे हैं यहाँ कि वो झूठ नहीं बोलते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे, मतलब धोखा नहीं देते थे किसी को, मुबालगा से काम लेते थे, यानी किसी मुबालगा से काम नहीं लेते थे, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते थे। शेखी नहीं बिगाड़ते थे, यानी अपनी बहुत ज्यादा तारीफ या अपनी बड़ाई खुद नहीं करते थे। किसी को खौफ ज्यादा यानी किसी को डराते नहीं थे। इस वजह से कोई इन पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो इतने सादा इंसान थे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखते थे, तो वहां के लोग उन पर यकीन ही नहीं करते कि ऐसा बंदा कहाँ से आ गया, ऐसा शख्स हो ही नहीं सकता। इस वजह से कोई इन पर यकीन ही नहीं करता। ऐसा अब आप चेक करें कि माशरा कितना खराब हो गया कि अगर कोई शख्स अच्छा है तो लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। इनकी गुफ्तगू में ग्रामर और इन बयान की बहुत सी गलतियां होती थी और सुनने वाला झुल्ला कर उनकी सोबत छोड़ देता था। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जब बात करते थे उनकी उर्दू जबान में बहुत सी गलतियां होती थी। इस वजह से जो शख्स उनकी बातें सुनता था वो परेशान या तंग आकर उनका साथ छोड़ देता था। उनका जो बैठे होते थे वहां से उठकर चले जाता था। वो इतने सीधे थे और इस कदर बेबेश थे कि इंसान ही नहीं लगते थे। सारे मोहल्ले पर और सारी सोसाइटी पर एक बोझ सा लगता था, और चूंकि ऐसे लोग के साथ रस्म और राह पैदा करना कोई भी ना पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी उनका दोस्त नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा सादा थे, बहुत सीधे और एक सादा इंसान थे। सारे मोहल्ले और सारे सोसाइटी पर बोझ लगते थे, लोग उनको बोझ समझते थे, और क्योंकि वो बहुत सादा इंसान थे लोग उनको बोझ समझते थे और उनका कोई भी दोस्त नहीं था। सादा थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी का बुरा भला नहीं चाहते थे, तो उनका कोई दोस्त नहीं था। लोग उन्हें गलत समझते थे कि भाई ये लोगों को उनको समझ में नहीं आता था, लोग उनको बोझ समझने लगते थे। मतलब आप चेक करें कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदा सादा है, झूठ नहीं बोल रहा, अच्छा इंसान है, तो लोग उसने क्या समझ रहे, लोग उनके दोस्त ही नहीं बन रहे, लोग उन्हें गलत समझ रहे। सर्दियों की एक शाम मालिक मकान ने मास्टर इलियास को बड़े सख्त अल्फाज में डांटा और धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर पिछले 6 माह का किराया एक साथ अदा नहीं किया तो वो इसका सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगे। मास्टर जी के खौफ के मारे घुघी बन गई, क्योंकि उनके पास 180 रुपये यकमुश्त मौजूद नहीं थे। सिर्फ 40 रुपये थे, जिनके साथ 10 का एक नोट और परोकर उन्होंने 50 बना लिया था। पहले तो मालिक मकान 40-50 देकर आगे की तारीख दे दिया करता था। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट।
इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है, हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीजों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। लेकिन इस मर्तबा वो तड़ंग हो गया और उसने धागे में पिरोए हुए 50 रुपए असील मुर्गे के आगे फेंक कर कहा, जा ओए, मैं नहीं लेता, मुझे पूरे 180 रुपए करके दो। यहाँ बताया जा रहा है कि एक सर्दियों की एक शाम थी, मालिक मकान आया मास्टर साहब के पास और उसने उनको बहुत डांटा, धमकी दी, कहा कि 3 दिन के अंदर मुझे 6 माह का किराया लाके दो, वरना मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंकूंगा। मास्टर साहब को खौफ के मारे घगी बन गए। अब घगी का क्या मतलब होता है? डर या घबराहट की वजह से बोलने में अटक जाए। कभी कभी लोग अटक जाते हैं, घबराहट की वजह से बोल नहीं पा रहे होते, वो उनकी घगी बन गई, क्योंकि उनके पास 180 रुपए नहीं थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, जिसमें उन्होंने 50 रुपए जो है वो धागे से बांधकर मालिक मकान को दिए। पहले तो 25-30 रुपए ले लिया था, या 40-50 रुपए, लेकिन इस बार उसने ठान ली थी कि वो नहीं लेगा और उसने जो पैसे थे वो मुर्गे के आगे फेंक दिए थे और कहा था मुझे पूरे 180 रुपए चाहिए। जब वो ये कह कर चला गया तो मास्टर साहब ने 50 रुपए फर्श पर से उठाकर अपनी वॉस्किट की जेब में डाल लिए। फिर वो अपनी कोठरी के अंदर जाकर चारपाई पर दुखी से होकर बैठ गए और शदीद गम के बायस उनकी घगी बन गई। और ये पहला मौका था कि रोए बगैर किसी शख्स की घगी बन गई। यहाँ बताया जा रहा है कि वो जब उनका मकान मालिक चिल्लाकर मास्टर साहब के चला गया, तो फिर मास्टर साहब ने जो है वो 50 रुपए फर्श पर जो वो फेंक के गया था वो उठाए और अपने वॉस्किट की जेब के अंदर डाले। फिर कोठरी के अंदर वो चारपाई पर जाकर बैठ गए और बहुत ही गम में तो उनकी घुघी बन गई थी। और ये यहाँ पर पहला मौका था कि किसी शख्स के बगैर रोए बगैर घगी बन जाए। अब अगर हम रोते हैं तो हमारे जो है वो हमसे बोला नहीं जाता, रोते रोते जो है वो हमारी जो है वो आवाज जो है वो हलक में अटक जाती है, लेकिन वो बगैर रोए उनकी जो है वो घगी बन गई थी। वादे के मुताबिक मालिक मकान ने उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मास्टर साहब की चारपाई ट्रांसफार्मर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दी और उनका बाकी सामान और उनके इर्द गिर्द चुन दिया। उसने कोठरी को नया चीनी ताला लगाया और स्कूटर पर सवार होकर अपने घर चला गया। उसका घर उस मोहल्ले से काफी दूर था और अपनी कोठरी को किराया वसूल करने माह आया करता। यहाँ बताया जा रहा है कि वादे के मुताबिक मालिक मकान ने उनका सामान उठाकर फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने जो है वो पैसे वापस नहीं किए थे। मास्टर साहब की चारपाई जो है वो उसने ट्रांसफार्मर वाले खंभों के पीछे लगा दी थी। ट्रांसफार्मर वाले खंभे मानी बिजली के खंभे होते हैं, उसके पीछे लगा दी थी और जो है वो बाकी सामान भी वहीं रख दिया था। कोठरी को उसने चीनी ताला लगाया, स्कूटर पे बैठा चला गया, क्योंकि वो उस मोहल्ले में नहीं रहता था, वहां उसकी कोठरी थी और वो माँ आता था वहां पे अपना किराया लेने। मास्टर साहब ने एक रात जूतू करके ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारी और अगले दिन शेख करीम नवाज की हवेली पहुंचकर उससे 200 रुपए उधार के तलबगार हुए।
शेख साहब ने मास्टर साहब को नेकदिल, सादलू और मर्जा-मंद शख्स समझकर टरखा दिया, क्योंकि ऐसे अहमक लोगों को ज्यादा रकम देना अच्छा नहीं होता। फिर वो इस्माइल गुजास की दुकान पर गए और रकम में कमी करके 150 का सवाल डाला। उससे भी माजरत कर ली। मोहल्ले का कोई नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वीर, वकील मास्टर साहब ने नहीं छोड़ा, लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को शदीद महंगाई ने घेर रखा था और उनके पास उधार देने को कुछ भी बाकी नहीं था। यहाँ बात बताई जा रही है कि मास्टर साहब ने एक रात जूझ करके यानी बड़ी मुश्किल से गुजार ली। अगले दिन वो शेख करीम नवाज के पास पहुंचे और 200 रुपए का जो है वो उन्होंने तलब कर 200 रुपए मांगे। लेकिन क्योंकि मास्टर साहब बहुत नेक दिल थे, सादा इंसान थे, नर्म मिजाज इंसान थे, मरंजा मरंज का मतलब नर्म मिजाज इंसान, इस वजह से उन्होंने उनको टाल दिया, नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि ऐसे लोगों को कौन रकम देना अच्छा नहीं होता, ऐसे अहमक लोगों को। अहमक मतलब बेवकूफ, वो कहते थे ऐसे बेवकूफ लोगों को रकम देना अच्छा नहीं है। बाद में वो इस्माइल गुजास की दुकान पर गए, उन्होंने उसने भी माजिद कर ली। फिर हर बंदे के पास गए, मोहल्ले के हर बंदे ने उनको मना कर दिया, उनसे माजरत कर ली, क्योंकि बहुत महंगाई थी, कोई भी उनको उधार नहीं दे सकता। जिस दिन मास्टर इलियास ने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी नस दिखाई, उस रोज उन्हें ट्रांसफार्मर के नीचे सूते 8वां दिन था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और कहा, मास्टर साहब नमूनिया है, मैं आपको पुड़िया तो देता हूँ, लेकिन आप किसी और को भी दिखाएं। मास्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छा, और गर्म दूध पीने जब्बार हलवाई की दुकान पर चले गए। उन्होंने दूध पीकर अपनी नफ्स जब्बार को दिखा और फिर गिड़गिड़ा कर उससे 200 रुपए कर्ज की दरख्वास्त की। जब्बार हंस पड़ा, उसको पता था कि ऐसे शख्स को कोई 1 रुपया भी उधार नहीं दे सकता, ये पूरे 200 रुपए मांग रहा है। जब ऐसी अनहोनी बात हो तो हर एक को हंसी आ जाती है, और इसी वजह से जब्बार हंस पड़ा, वरना आम जिंदगी में वो बहुत ही कम हंसता है। यहाँ बताया जा रहा है कि मास्टर इलियास की कुछ तबीयत खराब हुई होगी, तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब ने उनकी नब्ज चेक करी। उस वक्त 8वां दिन था, जबकि वो ट्रांसफार्मर के नीचे रह रहे थे। डॉक्टर साहब ने चेक किया तो पता चला उनको नमूनिया है। डॉक्टर साहब ने पुड़िया में उनको कुछ दवाई दी थी, लेकिन कहा किसी और को भी दिखा लें। फिर वो जब्बार की दुकान पर चले गए दूध पीने के लिए। दूध पीते पीते उन्होंने अपनी नब्ज जब्बार को दिखाई, साथ ही साथ उससे जो है वो 200 रुपए कर्ज की भी बात करी। जब्बार जो है वो हंस पड़ा, उसने बोला कि ऐसे शख्स को कौन पैसे दे सकता, ऐसे सादा इंसान को लोग उन पे भरोसा ही नहीं करते थे। इस वजह से वो कहने लगा, ऐसे शख्स को 1 रुपया भी कोई नहीं दे उधार, ये तो पूरे 200 रुपए मुझसे मांगने लगा। ऐसी अनहोनी बात पर हुई तो वो हंस पड़ा। अनहोनी बात ऐसी बात जो कभी हो ना पाई, ऐसी बात जो आम तौर पर ना होती हो, जिसकी उम्मीद ना हो, ऐसा वाकया जो गैर मुतवक्का हो, उसको अनहोनी बात कहते हैं। ये एक अनहोनी बात थी, इस वजह से उसे हंसी आ गई। वैसे जब्बार आम तौर पर इतना हंसता नहीं है, नॉर्मली वो जल्दी हंसता नहीं था, लेकिन मास्टर साहब ने जब उससे 200 रुपए मांगे तो वो हंस पड़ा। मुसलसल 3 दिन तक मास्टर इलियास अपनी रजाई सर पर उल्लू की तरह ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। जब कोई वहां से गुजरता, अस्सलाम वालेकुम कहकर ये जरूर पूछता, क्यों जी मास्टर साहब, धूप सेकी जा रही है? और मास्टर जी अंदर से बंद आवाज में जवाब देते, हाँ जी, थोड़ी सर्दी लग रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 दिन तक मास्टर इलियास अपनी रजाई पर उल्लू, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो शख्स मास्टर साहब जो है वो अपनी रजाई को पूरी सर पर ओढ़कर बिल्कुल चुपचाप चारपाई पे बैठे रहे 3 दिन तक। फिर उसके बाद आते जाते जो लोग उनसे पूछते सलाम करके कि मास्टर साहब धूप सेक रहे हैं, तो मास्टर साहब उनसे कहते कि जी हाँ, मैं जो हूँ वो धूप सेक रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। चौथे रोज फिर क्या होता है कि फजर की अजान के वक्त मास्टर साहब का जो है वो इंतकाल हो जाता है, फौत हो जाते हैं। मोहसिन मोहल्ला का एक एक शख्स को बहुत ही सदमा होता है। नाश्ते के वक्त के बाद सब जो है वो खामोशी और धूप के कुएं में लिपट कर, मतलब बहुत ही दुख के साथ जो है वो धूप में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर उनका ट्रांसफार्मर होता है वहाँ आ जाते हैं। मास्टर जी के बटेरों और कटोरों पर कंगनी और उनके मुर्गे को आटे की आप खोलियाँ भर गोलियाँ डाली जाती हैं, यानी मास्टर जी के बटेरों को जो है बाजरा दिया जाता है और मुर्गे को उनकी जो है वो आटे की गोलियाँ यानी खुराक दी जाती है, खाना दिया जाता है। शेख करीम नवाज अपनी हवेली से निकलकर ट्रांसफार्मर के पास आ जाते हैं। यहाँ लोगों ने बड़ी सी दरी बिछा दी होती है, 3 ताज़ा अखबार लाकर रख दिए होते हैं। लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर शेख करीम नवाज ने 200 रुपये निकालकर सईद और बिलाल को स्कूटर पर भेजा कि जाकर कब्र का बंदोबस्त करें।
₹300 बाबू जलाल को दिए कि रहमत को साथ ले जाकर लुट्ठे काफूर हल्के गुलाब और फूलों का बंदोबस्त करें। जब्बार हलवाई ने दूध पत्ती का एक पतीला काढ़ कर सफ पर बिछा दिया। लोगों ने जब्बार हलवाई ने दूध पत्ती का एक पतीला काढ़ कर सफ पर पहुंचा दिया। लोगों ने मास्टर साहब की रस्म कुल के लिए पैसे जमा करने शुरू किए और देखते देखते मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने ₹811 जमा करके शेख करीम नवाज साहब के पास महफूज करा दिए। यहाँ बात बताई जा रही है कि शेख करीम ने फिर ₹200 निकालकर सईद और बिलाल को स्कूटर पर भेजा कि वो कब्र वगैरह का इंतजाम कर लें। ₹300 बाबू जलाल को दिए ताकि वो जो है वो लट्ठे वगैरह का इंतजाम करें, यानी वो सफ़ेद सादा और बारीक कपड़ा जो हमारे पास यूज़ होता है उसको लट्ठा कहते हैं। और जो है काफूर एक खुशबूदार जो है मादा होता है, ठंडक देने वाला मादा होता है, खुशबूदार दवा होती है, वो जो कफन दफन के लिए इंतजाम के लिए होती है। ये इस वजह से मंगाई। हल्के गुलाब मंगाया, फूल मंगाए। जब्बार हलवाई दूध पत्ती का एक पतीला उबाल कर अच्छी तरीके से सफ पर ले आया, यानी वहाँ चादर पर ले आया। लोगों ने मास्टर साहब की रस्म कुल, यानी जो है रस्म कुल से मुराद होता है इंतकाल के बाद जो कुरान की तिलावत होती है या दुआ होती है, उसको रस्म कुल कहा जाता है। उसके लिए पैसे जमा किए और देखते देखते ₹811 जमा हो गए और वो उन्होंने शेख करीम नवाज के पास पहुंचा दिया। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमें इस चैप्टर से सबक क्या हासिल होता है? यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जिंदा इंसान की मदद ज्यादा जरूरी है, ना कि मरने के बाद दिखावे की मदद। इंसान को लापरवाह नहीं होना चाहिए। पड़ोसी और माशरिक एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। पड़ोसी अपने पड़ोसी और माशरे का पता होना चाहिए। देर से की गई मदद अक्सर फायदा नहीं दे रही होती। पहले अब यहाँ पर क्या हुआ है, मास्टर साहब मर गए तो लोगों ने ₹811 जमा कर दिए, लेकिन जब मास्टर साहब उनसे ₹200 मांग रहे थे तो किसी ने उन्हें ₹200 तक नहीं दिए। अब मरने के बाद क्या फायदा हासिल? अब मरने के बाद अब अगर मास्टर साहब दोबारा तो वापस नहीं आ जाएंगे। इसी वजह से जिंदा इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर आपसे कोई मदद मांग रहे तो आप उसकी मदद करें, ये नहीं कि जब वो मर जाए तो फिर आप उसकी कफन दफन का इंतजाम करें। असल इंसानियत ये है कि हम किसी की जिंदगी में इसकी मदद करें, ना कि उसके मरने के बाद अफसोस करें कि वो मर गया और मरने के बाद उसके कफन दफन का इंतजाम करें। अगर ये लोग उसको पहले पैसे दे देते तो अपने कोठरी के जो है वो जो किराया था वो दे देते, साथ ही साथ अपना इलाज करा लेते तो वो आज जिंदा होते। तो ये इस कहानी का यही सबक है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।